हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम पढ़ रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सम कंपाउंड, सम टाइप ऑफ कंपाउंड्स हम पढ़ चुके थे। देन आफ्टर दैट आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे और स्टीरियो स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, अब स्टीरियो में ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने आज सीखना है नॉमेनक्लेचर फॉर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन के नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट in which we will discuss R and S nomenclature, and the second is relative। ठीक है, तो क्या है, एक है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ना पड़ता है आर एंड एस नॉमेनक्लेचर, एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ेंगे डी एंड एल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने यही सीखना है कि कौन से कंपाउंड इसमें आर होगा और कौन सा एस होगा, और रिलेटिव में कौन सा डी होगा और कौन सा एल होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग करते हैं एब्सोल्यूट से। एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट में हमारा क्या है, आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर जो आर एंड एस है, आर फॉर रेक्टस एंड एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर सिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नाम है ये जो है साइंटिस्ट के नाम से दिए गए हैं। आई एम नॉट मच श्योर, बट यही ये जो नेम है वो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे ही दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि जो आर और एस नॉमेनक्लेचर है उसमें आर और एस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आर और एस डिसाइड करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, विच इज़ जो एटम और ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी कैसे निकाली जा सकती है, उसकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे। तो ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है विच इज़ CIP रूल। CIP रूल आपने पढ़ा भी होगा BSc में। ठीक है, BSc MSc जहाँ भी जब भी RS पढ़ा होगा या फिर CIP रूल अलग से भी एक टॉपिक होता है उसको पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। CIP रूल क्या कहता है, CIP रूल हमारा किस काम आता है, CIP रूल काम आता है प्रायोरिटी डिसाइड करने के। ठीक है, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड होती है। तो कैसे CIP रूल हेल्प करता है प्रायोरिटी डिसाइड करने में, तो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, हम प्रायोरिटी में किसके बेसिस पे देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी जाएगी। जैसे अगर मेरे पास इस तरीके से कंपाउंड है FCl Br and I, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। प्रायोरिटी किस बेसिस पे दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका होगा, I का, तो मैं I को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। सेकंड में दूंगी Br को, देन थर्ड में दूंगी Cl को, एंड लास्ट प्रायोरिटी जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो मैं दूंगी F को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अब क्या हो, अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा देन क्या होगा, अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है तो फिर आपने देखना है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन के 3, जो हाइड्रोजन है हमारा, अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करेंगे तो क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो इनमें इनके जो एटॉमिक नंबर है सबके क्या रहते हैं, 1 रहते हैं, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्राइटेरियम का 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, जो
ट्राइटिरियम है इसका, क्योंकि एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, देन ड्यूटेरियम को मिलेगी और लास्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हाइड्रोजन को मिलेगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या हो, आगे देख लेते हैं। अगर क्या हो, जो एटम हमारा का सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल कार्बन के साथ जो एटम है, जो भी सेंट्रल कार्बन के साथ एटम अटैच्ड है, अगर वो सेम है तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे मूव करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, मैंने तीनों कार्बन ले, चारों कार्बन ले लिए, ठीक है। तो अब ये तो चारों कार्बन है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका नेक्स्ट क्या है, ठीक है। माना हमने यहाँ पे मान लिया कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, फिर एक CH3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2 CH3 है, और इधर CH2 CH2 CH3 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब भी आपको सेम एटम और सेम ग्रुप देखने को मिलेगा तो आप उसके नेक्स्ट ग्रुप पे मूव करेंगे, नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे और उसके बेसिस पे प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पे अगर पहले देखें तो कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, इसके बेसिस पे मैं इसको, सॉरी, इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप यही है, देन सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो हमने CIP रूल में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है तो वहाँ पे एटॉमिक मास के बेसिस पे करेंगे, और अगर कार्बन से, जो सेंट्रल वाला कार्बन है, सेंट्रल वाले कार्बन से अटैच्ड कोई भी ग्रुप सेम देखने को मिलते हैं तो आप उसका जो उसकी नेक्स्ट ग्रुप है, उसके बाद आने वाला जो भी एटम और ग्रुप है उस पर मूव करेंगे और उसके बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। एक किस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक यहाँ पे रूल आता है डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट का, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट क्या होते हैं? डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट के रूल की अगर बात करें तो ये क्या बताता है, अगर कार्बन के साथ इस तरीके से ऑक्सीजन अटैच्ड है, ये किसी कार्बन के साथ अटैच्ड है, ऐसे आगे कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रूल ये बताता है। जैसे ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, सी कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू N जुड़ा है तो आप यहाँ पर ये मानेंगे कि कार्बन के साथ 3 N अटैच्ड हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है 3 ये बताता है कि कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अटैच्ड है। तो ये रूल ही क्या कहलाता है, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट में आप यही देखेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ फर्दर एक कार्बन इस तरीके से अटैच्ड होगा। कहने का मतलब है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन होंगे। यहाँ भी कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन अटैच्ड होंगे। जैसे इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से, फिर इसके कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। ये हम कब मानते हैं, इसको हम सिर्फ कंसिडर करते हैं जब हम CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी के टाइम हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर C डबल बॉन्ड O है तो वहाँ पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मुझे इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो मैं क्या कहूँगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी और इसको सेकंड प्रायोरिटी दूंगी। क्यों दूंगी, क्योंकि हम कंसिडर करेंगे कि इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इस कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन माना जाएगा, ठीक है।
आगे मूव करते हैं। तो ये चारों तो हमारे रूल हो गए जिसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब हम एक बार हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी आ गई तो उसके बाद हम आरएस नोमेनक्लेचर ईजिली निकाल देंगे, ठीक है। इन कंपाउंड्स को कहते हैं इसको और इसको, इनको कहते हैं फेंटोन। क्या कहते हैं? फेंटोन। ठीक है। तो ये फेंटोन होते हैं जो इनकम्प्लीट वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आरएस नोमेनक्लेचर के टाइम प्रायोरिटी डिसाइड करने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रायोरिटी डिसाइड करने में गलती कर दी तो आप पक्का क्वेश्चन गलत करके आएंगे, ठीक है। तो अब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और चीज़ नोट कर लेना। 4 चीज़ें तो पहले ही पढ़ चुके थे। फर्स्ट एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सीआईपी रूल डिसाइड करेंगे, देन एटॉमिक मास, फिर उसके बाद नेक्स्ट एटम में मूव करना, फिर डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई भी एटम होगा तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी हमेशा लॉन पेयर से ज़्यादा होगी, ठीक है। लॉन पेयर को लेस प्रायोरिटी देनी है किसी भी एटम के कंपैरिजन में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और आगे प्रायोरिटी सिस और ट्रांस में बात करें तो सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा कंसीडर करेंगे, आर की प्रायोरिटी एस से ज़्यादा कंसीडर करेंगे, एम की प्रायोरिटी पी से ज़्यादा कंसीडर करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आरएस नोमेनक्लेचर की तरफ। तो आरएस नोमेनक्लेचर में हम आर कब होगा और कब एस होगा ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो आर जब हमने प्रायोरिटी दे दी, जितने भी ग्रुप है एसिमेट्रिक कार्बन के लिए ये आरएस नोमेनक्लेचर दिया जाता है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन में क्या होगा, इस तरीके से चारों अलग अलग ग्रुप लगे होंगे। अब हमने क्या कर दिया, हमने इनकी प्रायोरिटी दे दी, कुछ इस तरीके से इनकी प्रायोरिटी आई, ठीक है। तो पहला स्टेप तो है प्रायोरिटी डिसाइड करना। प्रायोरिटी डिसाइड जैसे ही हम कर देंगे तो उसके बाद हमने जो 1 2 3 एंड 4 है इनका अरेंजमेंट देखना है, ठीक है। ये किस तरीके से अरेंज है, अगर ये क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो देखो क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा तो इसको आप आर कहेंगे, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज जो होता है ये कॉन्फ़िगरेशन होता है आर, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है तो यहाँ से क्या बनता है, हमारा एस बनता है। तो ये याद रखने का तरीका है। बाकी आपने यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नोट कर लेनी है कि क्लॉकवाइज आर होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एस होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। क्लॉकवाइज इस तरीके से होती है तो आप आर बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होती है तो आप एस बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे मेन थी, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ क्या चीज़ें हमने देखनी है, कि ये चीज़ तो हमने देख लिया कि प्रायोरिटी इस तरीके से डिसाइड करनी है। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रायोरिटी जब भी आप डिसाइड करेंगे उसमें जो फोर्थ ग्रुप है वो हमेशा डैश पे होना चाहिए। फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए, डैश पे, ठीक है। तो ये फोर्थ ग्रुप डैश पे कब बात करेंगे, अगर हमारा क्या है फ्लाइंग वेज, अगर हमारा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है तो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के केस में आपने क्या करना है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के केस में जो फोर्थ ग्रुप है वो हमेशा डैश पे रहना चाहिए। जब भी आप फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन का नोमेनक्लेचर करेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपने इस बात को नोट करना है कि जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो हमेशा होना चाहिए डैश पे, ठीक है। अब अगर ये डैश पे नहीं है, अगर ये डैश पे नहीं है तो, अगर ये डैश पे नहीं है तो क्या होगा, अगर ये डैश पे नहीं है तो वेज पे होगा
या फिर प्लेन में होगा। अगर मैं बात करूँ फ्लाइंग वेज डेज की, तो फ्लाइंग वेज डेज इसी तरीके से तो होता है। तो मैं कह रही हूँ कि ये फोर्थ जो ग्रुप है वो डेस्क पे होना चाहिए। तो फोर्थ ग्रुप डेस्क पे होगा तो नॉर्मली जो नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस है वही रहेगा। लेकिन अगर वो वेज पे, अगर डेस्क पे नहीं है तो डेस्क पे नहीं हो तो या तो वो वेज पे होगा या फिर वो प्लेन में होगा। ठीक है। तो इन केसेस में हमने क्या करना है, अगर ये वेज पे है तो आपने नोमेनक्लेचर में चेंज कर देना है। चेंज मीन्स अगर ये वेज पे है फोर्थ ग्रुप, तो अगर आपका आर आ रहा है तो उसको एस कंसिडर करेंगे और एस आ रहा है तो उसको आर कंसिडर करेंगे। समझ गए। अगर फोर्थ ग्रुप वेज पे आ रहा है तो अगर आपका नोमेनक्लेचर निकालने में आर आ रहा है तो आप उसको एस कंसिडर करेंगे, एस आएगा तो आर कंसिडर करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो प्लेन में आ रहा है। अगर फोर्थ ग्रुप प्लेन में आएगा तो क्या होगा, तो अगर फोर्थ ग्रुप आपका प्लेन में आता है तो आपको इंटरचेंज करना है। फोर्थ ग्रुप के प्लेन में आने पर आपने करना है इंटरचेंज। ठीक है। इंटरचेंज में आपने दोनों इंटरचेंज कंसिडर करने हैं। जब भी आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इंटरचेंज करेंगे तो आपने दो इंटरचेंज यहाँ पर ज़रूरी होने चाहिए। यानी कि फोर्थ ग्रुप को आप इंटरचेंज करेंगे डैश से, प्लेन में चल रहा है, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसको वेज से इंटरचेंज करेंगे। ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ सीधा सीधा कि दो इंटरचेंज नेसेसरी है। क्या कह रहे हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे, इजीली समझ जाओगे। जैसे कंपाउंड है, ये कंपाउंड है BrF और Cl&H। अब यहाँ पे अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे तो प्रायोरिटी के बेसिस पे Br को फर्स्ट मिलेगी, Cl को सेकंड मिलेगी, F को थर्ड मिलेगी और H को फोर्थ मिलेगी। अब फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो कहाँ पे आना चाहिए, फोर्थ नंबर, हमारा फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है वो हमारा डेस्क पे आना चाहिए। डेस्क पे नहीं आएगा तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। तो डेस्क पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे किस पे आ रहा है, प्लेन में। प्लेन में आएगा तो क्या करना है, इंटरचेंज। इंटरचेंज किसके साथ, देखो फोर्थ वाले को डेस्क के साथ इंटरचेंज करो। फोर्थ वाले को डेस्क के साथ इंटरचेंज करेंगे तो हमने क्या कहा कि दो इंटरचेंज नेसेसरी है, तो हमने फर्स्ट को सेकंड के साथ इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या कंपाउंड बनेगा, डेस्क पे आ जाएगा अब हमारा H, वेज पे आएगा Cl, प्लेन में आएगा Br&F। अब इसका, अब इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करो, 1 2 3 एंड 4। तो 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 2 हमारा यहाँ आ रहा है, 3 हमारा यहाँ आ रहा है, 4 हमारा यहाँ आ रहा है। अगर इसका सीक्वेंस देखें तो कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हमारा होने वाला है S। क्या होगा ये, S। ठीक है। तो ये है कुछ रूल जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो रूल में हमने क्या क्या चीज़ याद रखनी है, रूल में हमने ये याद रखना है कि फोर्थ ग्रुप हमेशा डेस्क पे होना चाहिए अगर वो वेज पे होता है। अगर वो वेज पे होता है, देखो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कार्बन FH Br और Cl, इसमें अगर मैं RS निकालूँ इसका तो कैसे निकलेगा, 1 2 3 एंड 4। देखो फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, डेस्क पे, तो कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं करना है। 1 2 3 4 का सीक्वेंस देखो क्या है, आर है, आर ही रहेगा। ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे फोर्थ ग्रुप वेज पे होगा, तो इसी को देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, FCl&Br। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलने वाली है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
ठीक है। अब फोर्थ कहाँ पे है, वेज पे है, तो पहले तो इसका नॉमेनक्लेचर निकालेंगे। 1 2 3 आर आ रहा है, लेकिन फोर्थ वेज पे है तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नॉमेनक्लेचर आएगा एस आएगा, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए। तो आपने इस तरीके से आर एस निकालना है फ्लाइंग वेज डेस में, ठीक है। फ्लाइंग वेज डेस में ही ज़्यादातर पूछा भी जाता है, तो फ्लाइंग वेज डेस में आएगा तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एक जो हमने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट वाला पढ़ा था उसका भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये है, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसकी प्रायोरिटी देखो। सबसे पहले ओ एच, कार्बन कार्बन दो साइड कार्बन है और ओ और एच है, तो ऑक्सीजन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पर कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ आगे और दो कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पे दो कार्बन अटैच्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन अटैच्ड है, यहाँ एक ही बॉन्ड है तो एक कार्बन अटैच्ड है, तो इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को मिलेगी फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप सीक्वेंस देखेंगे तो आर आ रहा है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डेस पे है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे एस में, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा एस, ठीक है। तो ये तो बात होगी जब हम वेज डेस में आर एस नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अगर हम आर एस नॉमेनक्लेचर वेज डेस में ना देखकर फिशर प्रोजेक्शन में देख रहे हैं तो आपने क्या चीज़ें नोट करनी है वो देखते हैं। अब हमने कहाँ देखना है, इन फिशर, इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन में देखेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में अगर आप बात करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन बना लेती हूँ। एक इस तरीके से कंपाउंड है H&Br, तो आपने फिशर प्रोजेक्शन की जो मस्ट कंडीशन है वो नोट करनी है कि यहाँ पर जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, अगर वो कहाँ होता है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है देन आप चेंज करेंगे। चेंज मीन्स कैसा चेंज, आर को एस में चेंज करेंगे और एस को आर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, फिशर प्रोजेक्शन में जो फोर्थ ग्रुप है वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आपने जो नॉमेनक्लेचर है उसको चेंज कर देना। आर आएगा तो एस हो जाएगा, एस आएगा तो आर हो जाएगा। इसका देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो आर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से दिख दूँ, एच ले लिया मैंने, डी ले लिया, ट्राइट्रियम ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर एफ को मिलेगी, सेकंड मिलेगी आपकी टी को, थर्ड मिलेगी इसको, फोर्थ मिलेगी इसको, ठीक है। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो 1 2 3 कैसे मूव कर रहे हैं, 1 2 3 हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो चेंज होगा, चेंज होगा तो इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा आर में, ठीक है। ठीक इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो हमारे ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, उनके लिए नॉमेनक्लेचर इजीली कैसे निकाला जा सके, तो मैंने एक इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक देख लेते हैं कि अगर CHO ऊपर है, अगर CHO ऊपर है और CH2OH नीचे है, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे है, तो इस केस में आपने ये ध्यान रखना है OH अगर राइट साइड होगा,
OH अगर राइट साइड होगा तो R होगा, और OH अगर लेफ्ट साइड होगा, OH अगर लेफ्ट साइड होगा तो S होगा। ठीक है, इतनी चीज़, इतना ही ध्यान रखना है। इससे आप क्या करेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स के लिए इजीली जो है RS निकाल लेंगे। ठीक है, एक कंपाउंड ले लेते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CHO है और CH2OH है। OH, H, OH, OH, H, OH, H, H। RS नोमेनक्लेचर देखो भाई, इस अलग हर कार्बन के लिए देखेंगे, इसके लिए R होगा क्योंकि OH राइट में है, OH लेफ्ट में S, OH राइट में R, OH राइट में R। ठीक है, ये कब होगा? ये सिर्फ तब होगा जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका इजीली RS निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये पढ़ा था हमने कि हम RS सिर्फ किसका निकालेंगे? जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसका निकालेंगे। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन होते क्या हैं? एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन की बात करें तो एसिमेट्रिक कार्बन के लिए जो कंडीशन है, एक तो sp3 होना चाहिए। sp3 मतलब कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। दूसरा, जो चारों ग्रुप है डिफरेंट होने चाहिए। चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे? अगर ऐसा होगा तो इसके लिए हम RS निकाल पाएंगे। तो एसिमेट्रिक कार्बन में आपने ध्यान रखना है sp3 कार्बन होना चाहिए, और sp3 कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप लगे होने चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन कैसे पहचानेंगे। अब बात करते हैं RS नोमेनक्लेचर नॉर्बोरेन सिस्टम में। नॉर्बोरेन सिस्टम में RS नोमेनक्लेचर आप कैसे निकालेंगे? तो नॉर्बोरेन सिस्टम में RS नोमेनक्लेचर की अगर बात करनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? नॉर्बोरेन सिस्टम क्या होते हैं? ये सिस्टम जो है ये है नॉर्बोरेन सिस्टम। ठीक है, नॉर्बोरेन सिस्टम में आप लोग को क्या ध्यान रखना है? नॉर्बोरेन सिस्टम के जो बॉन्ड होते हैं इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है इनको एक्सो बॉन्ड कहते हैं, नीचे वाले को एंडो बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे जो एक्सो बॉन्ड है वो हमारा कौन सा वाला बॉन्ड होता है? जिसको हम और जो प्रोजेक्शन में है उनमें वेज जो ग्रुप कहते हैं वो होता है, और ये इसकी जो साइड होती है ऊपर की साइड होती है अप साइड। ठीक है, एंडो वाला डैश होगा और डाउन साइड वाला होगा। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नोमेनक्लेचर में हम यही देखते हैं कि ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, चेंज करना है या चेंज नहीं करना है, इन चीज़ों का पता हम यहीं से करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक नॉर्बेरियन सिस्टम का RS निकाल के देखते हैं। ये जो कंपाउंड है RS के लिए हमने क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है? RS उसी कंपाउंड का निकलेगा, उसी कार्बन के उसी सेंटर के लिए निकलेगा जिसके साथ लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से अगर नॉर्बोरियन सिस्टम दिया है तो इसमें ये कहेगा कि जो भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर है उनके लिए RS नोमेनक्लेचर निकालो। तो एसिमेट्रिक सेंटर हमारे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दो ग्रुप सेम है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन से होंगे? एक ये होगा और एक ये होगा। तो दो एसिमेट्रिक सेंटर है, दोनों के लिए हमने देखना है कि दोनों एसिमेट्रिक सेंटर्स के लिए क्या क्या नोमेनक्लेचर रहने वाले हैं, R होगा या S होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन के साथ देखो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं किसको दूंगी? यहाँ पर आगे मूव कर दूँ तो ये वाला कार्बन है, इधर
ये कार्बन होगा, ठीक है। उससे आगे मूव करें, सॉरी, इस कार्बन के बाद ये कार्बन होगा और यहाँ ये कार्बन होगा और इधर ये कार्बन होगा। इसको तो फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, ये तो डन है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा है यहाँ पे। बाकी आगे देख रहे हैं तो तीनों कार्बन है, ठीक है। उससे आगे बढ़ रहे हैं तो इन दोनों में तो कार्बन ही है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, तो मैं इसको दूंगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इस बॉन्ड को दूंगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? अब इस कार्बन के बाद तो एक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के बाद देखोगे तो ये जो कार्बन है ये आगे अटैच्ड है दो कार्बन से। देखो ये कार्बन जो है एक कार्बन से अटैच्ड है इस कार्बन से, लेकिन ये कार्बन आगे दो कार्बनों से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी और इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका ऐसा आ रहा है और ऐसे ही इसलिए रहेगा क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश पे आ रही है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा साफ करेंगे और आगे देखेंगे हम दूसरे के लिए। अब इसके लिए तो एस आ रही है, ठीक है। इसके लिए देखो इस पॉइंट, इस कार्बन पे देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप वेज पे लगा है, तो फोर्थ ग्रुप हम वहाँ मान लेते हैं, इस पे वेज पे लगा है, ठीक है। अब पहला देखो इस कार्बन के बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास दो ऑक्सीजन है तो मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। अब यहाँ बात करें इस कार्बन के बाद जो कार्बन है वो आगे दो कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन के बाद जो कार्बन है वो सिर्फ आगे एक ही कार्बन से अटैच है, तो मैं इसको दूंगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको दूंगी थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो नॉमेनक्लेचर है 1 2 3 जो है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, बट फोर्थ ग्रुप किस पे है? वेज पे, तो एस जो है कन्वर्ट हो जाएगा, एस आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला एसिमेट्रिक कार्बन है उसका नॉमेनक्लेचर ऐसा आएगा, नीचे वाले का आर आएगा। अब आपने यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, नॉर्बोरेन सिस्टम में, नॉर्बोरेन सिस्टम में अगर इस तरीके के, साफ होना चाहिए ये तो, नॉर्बोरेन सिस्टम में अगर इसको थोड़ा सा अलग से, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये दिख रहा है कि पीछे की साइड है, क्योंकि ये यहाँ पे गैप दिख रहा है, यानी कि ब्रेक जैसा दिख रहा है इसमें, इसमें ब्रेक दिख रहा है, तो जिस बॉन्ड में ब्रेक देखेगा वो पीछे की साइड होगा। अगर ये पीछे की साइड होगा तो इसका जो हाइड्रोजन होगा पीछे की साइड होगा, और ये वाला कॉन्टिन्यूअस है तो ये आगे की तरफ होगा, और इसका जो हाइड्रोजन है वो भी आपका आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में ऐसा हो, इस ऐसा हो तो अब की बार ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, और ये जो है कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये आगे की तरफ रहेगा। कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पे देखने में बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो ये बॉन्ड ब्रेक थोड़ी होगा पीछे से, पीछे से पूरा बॉन्ड बना हुआ है, बस इस तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि आपको यहाँ पे जो बॉन्ड्स है उनका ओरिएंटेशन समझने में हेल्प हो, ठीक है। तो ये आगे की तरफ है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो आगे की तरफ होगा, या यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा वो आगे की तरफ होगा, और ये पीछे की तरफ है तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो पीछे की तरफ होगा, अगर वो हाइड्रोजन है या कोई भी ग्रुप है वो आपका आगे देखेंगे आर एस नॉमेनक्लेचर इन एलिन सिस्टम। आर एस चल रहा है हमारा
अब कौन सा सिस्टम आएगा? एलीन, एलीन सिस्टम। एलीन सिस्टम की बात करूँ तो एलीन सिस्टम हमारा कैसा दिखता है? एलीन जो होता है, एलीन में हमारे ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप है वो एक साइड तो प्लेन में होंगे और दूसरी साइड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होंगे, इस तरीके से। ये होता है एलीन सिस्टम, ठीक है। तो एलीन सिस्टम की जब बात करेंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि देखो फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, अगर ये है तो यहाँ सब के सब प्लेन में होंगे, ठीक है। अब अगला, ये अगर प्लेन में है तो इसका ये भी क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके साथ प्लेन में होगा, तो इसकी अब की बारी जो दूसरे कार्बन के साथ आएगा अबव द प्लेन आएगा, अबव द प्लेन आएगा, प्लेन से हट के आएगा, तो इसके जो ग्रुप होंगे ऊपर और नीचे रिस्पेक्टिवली दिखेंगे, ठीक है। तो एलियन सिस्टम जब आप देखोगे तो आपको एलियन सिस्टम कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? एलियन सिस्टम के नॉमेनक्लेचर में हम देख सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एलियन सिस्टम होता है उसमें एक साइड स्टीरियो डिसाइडेड है जो कि ये साइड है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्लेन में होता है। तो सबसे पहले हमने एक एरो खींचना पड़ता है जिसमें जो एरो का हेड है वो स्टीरियो की साइड होना चाहिए, ठीक है। जो एरो का हेड है वो किस साइड होगा, जहाँ पर स्टीरियो डिफाइन होगी, स्टीरियो डिफाइन मेन टू से ये वाली साइड, ठीक है, जहाँ हमने अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दिखाए हुए हैं। तो इस साइड हमारी एरो का हेड रहने वाला है। फिर उसके बाद ये तो पहली चीज़ तुमने नोट करनी है। फिर उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग हमेशा टेल से स्टार्ट करनी है। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एलीन में एरो खींचना है, एरो का जो हेड होगा स्टीरियो की साइड होगा और नंबरिंग टेल से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग किस तरीके से करना है, इन इस साइड के ग्रुप्स की अलग नंबरिंग होगी, इस साइड के ग्रुप्स की अलग। तो पहले इन दोनों की करेंगे, ठीक है, पहले इस साइड की करेंगे क्योंकि टेल के साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी। फिर इधर देखें, इधर हमने थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट यहाँ पर क्या है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी हमेशा टेल साइड में होगी, ठीक है, टेल साइड में होगी, और थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी हमेशा हेड साइड में होगी। ये आपने नोट करना है। तो थर्ड और फोर्थ किसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा, फोर्थ इसको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से है, 1 2 3 आर है, बट जो फोर्थ प्रायोरिटी है हेड डैश डैश पे सॉरी वेज पे है, तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो स्टीरियो है स्टीरियो निकल के आएगी इसकी 3 4 एस। एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सी एल जो है इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी और एफ को फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको फोर्थ मिलेगी, ये रॉन्ग है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो मिस्टेक करोगे तो पूरा उल्टा लिख दोगे। अब देखेंगे, अब यहाँ से देखूँ मैं तो 1 2 3 क्या आ रहा है, 1 2 3 आर आ रहा है, 1 2 3 आर आ रहा है, बट यहाँ पर एस नहीं होगा, आर का आर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी कहाँ है, वेज पे है, सॉरी डैश पे है, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो एलियन सिस्टम में आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं समझने के लिए, बेटर समझने के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल इस तरीके से ले लेती हूँ मैं, ये H ले लिया, इधर ड्यूटेरियम ले लिया, यहाँ मैंने CH2CH3 ले लिया, और ऊपर डैश साइड में मैंने ले लिया
CH2OH। तो क्या करना है, सबसे पहला काम हमने खींचना है एरो। एरो का हेड हमारे रहेगा स्टीरियो की साइड, और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे टेल से। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो प्रायोरिटी होगी वो गिवन, सबसे पहला 1 मिलेगा डी को, 2 मिलेगा एच को, इधर 3 एंड 4। 1 2 3 का अरेंजमेंट देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज एस, क्योंकि फोर्थ ग्रुप वेज पे है तो एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से एलीन सिस्टम में आर एस नोमेनक्लेचर डिफाइन करते हैं। अब बात करेंगे स्पाइरो की। स्पाइरो में कैसे निकालेंगे स्पाइरो की। स्पाइरो रिंग्स में देखेंगे। स्पाइरो हम पढ़ चुके हैं। स्पाइरो क्या होते हैं, जहाँ पर एक कार्बन, दो रिंग में एक कार्बन कॉमन होता है। जैसे ये हमारा क्या है, दिस इज एन स्पाइरो मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इस तरीके से है। इस तरीके से मैंने इस साइड H ले लिया है, इस साइड F एंड इस साइड Cl। यहाँ पर भी जो स्टीरियो होती है सेम एलीन की तरह होती है। वहाँ दो डबल बॉन्ड की वजह से पहले देखो ये प्लेन में होगा, ये पूरा ये प्लेन में रहेगा, फिर ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो ये भी आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलीन में जो अरेंजमेंट रहता है स्पाइरो में भी सेम होता है। वहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से होता है, तो यहाँ पर दो रिंग लगातार आने की वजह से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप इसकी स्टीरियो देखेंगे तो ऐसा ही होगा। एक साइड के जो दो बॉन्ड होंगे प्लेन में होंगे, और दूसरी साइड के दो बॉन्ड जो होते हैं आउट ऑफ प्लेन होते हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है आरएस निकालने के लिए, वो भी सेम एलीन की तरह ही रहता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एलीन आ गया समझ में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपने एक एरो खींचना है जिसका हेड आपका रहना चाहिए स्टीरियो की साइड में। देन आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से होगी, टेल साइड से होगी। और उसके बाद देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तो हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो ये रहने वाला है आर। आर का आर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्पाइरो का नोमेनक्लेचर करेंगे, आर एस निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है बाईफेनिल। बाईफेनिल का कैसे निकालते हैं, बाईफेनिल की बात करूँ तो बाईफेनिल हमारा क्या होता है, दो फिनाइल रिंग साथ में होती है, तो बाईफिनाइल बना देती हूँ मैं। इस तरीके से है बाईफिनाइल, ये बाईफिनाइल। और इसका ये कंपाउंड हम किसका नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, दिस इज बाईफिनाइल। बाईफिनाइल, तो यहाँ मैंने ले लिया है एक एमी ग्रुप, यहाँ मैंने ले लिया है SH, दिस इज Br, और ये है NO। ठीक है, जब आप इसकी स्टीरियो चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो बॉन्ड होता है ये जो बॉन्ड होता है ये पीछे की तरफ होता है, और ये बॉन्ड होता है आगे की तरफ। ठीक है, ये बॉन्ड आगे की तरफ होगा तो Br आपके आगे की तरफ होगा, और यहाँ का जो ग्रुप है हमारा NO2 ग्रुप, ये रहने वाला है पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये ग्रुप रहेगा पीछे की तरफ। और इसका नोमेनक्लेचर भी सेम तरीके से करना है जैसे एलीन का किया था। क्या करना है, एरो खींचो, स्टीरियो की साइड हेड लगाओ, और इसका नोमेनक्लेचर कर दो। Br 1, NO2 2, उसके बाद SH 3, Me 4। ठीक है, या 1 2 1 2 करके भी कर सकते हो, इसमें कोई सॉरी, हेड की साइड से कर दिया। हमारा जो नंबरिंग है वो हमने टेल की साइड से स्टार्ट करनी है, तो 1 2
3 एंड 4, ठीक है। तो क्या रहेगा, 1 2 3 का जो अरेंजमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा क्लॉकवाइज। तो ये आर हो जाएगा और आर का आर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो फोर्थ ग्रुप है वो हमारा डैश पे है, ठीक है। तो बाइफिनाइल का भी एलीन की तरह ही करना है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इस रूल याद होना चाहिए। सबसे पहले ये देख लो कि जो हमारे ग्रुप है वेज पे कौन है, डेस्क पे कौन है। उसके बाद जो हमारा एरो है उसका हेड स्टीरियो की साइड रखना, टेल की साइड से नंबरिंग करना, ठीक है। फिर वहाँ पे फोर्थ ग्रुप जो कि पहले से रूल चलता आ रहा है, फोर्थ ग्रुप हमारा डेस्क पे ही रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे अनसा कंपाउंड की। एनसा कंपाउंड, एनसा कंपाउंड की बात करें तो जो एनसा कंपाउंड्स होते हैं किस तरीके से होते हैं। एनसा कंपाउंड कुछ इस तरीके से होते हैं, नीचे बना लेते, इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पे हमारा फिर एक एटम होता है जिसको जो फिर आगे इस तरीके से बड़ी सी रिंग के साथ अटैच होता है। यहाँ पर जो रिंग है वो उसका साइज कितना ही बड़ा हो सकता है, इसलिए इसके बाद मैं एन लिख देती हूँ। फिर यहाँ भी एक CH2 आएगा। ये इस तरीके से इसका क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो नंबरिंग है, देखो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो एटम है इसको कहते हैं पायलट एटम, इसको कहा जाता है पायलट एटम, ठीक है। इस एटम को पायलट एटम कहेंगे। गलत लिख रही हूँ शायद, हाँ पायलट, LOT, पायलट एटम कहते हैं, ठीक है। और पायलट एटम के बाद आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, पायलट एटम के बाद नीचे की तरफ देखेंगे 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2 आएगा। अब इसके बाद 3 कहाँ को, अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा दूँ BR तो इसको 3 मिलेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर S हो जाएगा। अब अगर यह यहाँ पे BR है तो यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट होगी तो 1 2 3 इसी साइड को आएगा, 3 भी, क्योंकि ये इस और इस कार्बन में ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, ठीक है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है इस सेंटर का R होगा और जो इधर वाला सेंटर है इसका नॉमेनक्लेचर S रहेगा, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अनदर एग्जांपल। ये है एक और आपके लिए एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं जो ग्रुप है वो लगा लेती हूँ इस साइड में, Cl लगा लिया। चलो क्या करना है, सबसे पहले पायलट एटम की नेक्स्ट एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहाँ की तरफ करनी है, जहाँ की तरफ आपको ग्रुप दिखेगा। तो इसका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको R देखने को मिलेगा। इस साइड में देखिए तो 1 2 3 1 2 3 इधर आपको देखने को मिल रहा है S। तो यहाँ पे अलग अलग कार्बन का अलग अलग देखने को मिलेगा। और जैसे अभी तक डिसाइड कर रहे थे, जहाँ की तरफ ग्रुप होंगे वहाँ की तरफ मूव करेंगे और वहाँ की तरफ उन कार्बन्स को प्रायोरिटी देंगे और उसके बेसिस पे लास्ट में हम अरेंजमेंट देखेंगे 1 2 एंड 3 ग्रुप का, ठीक है। और फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए, हमेशा डैश पे। इसके बाद है पैरासाइक्लोफेन। पैरासाइक्लोफेन क्या होता है, पैरासाइक्लोफेन आपका थोड़ा थोड़ा एंसा कंपाउंड जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर दोनों रिंग होती है, ऊपर साइड भी नीचे साइड भी, और इसके नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इधर CH2 इस तरीके से होता है आपका पैरासाइक्लोफेन्स, ठीक है। पैरासाइक्लोफेन्स में क्या खासियत है नॉमेनक्लेचर में, अगर मैं यहाँ पे BR लगा दूँ, मैंने यहाँ पे Cl लगा लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है, इसका RS निकालना है। तो यहाँ के कार्बन की इसके लिए तो RS जब निकालेंगे सेम ही रहेगा, 1 2 3 1 2 3 हमारा कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो R रहेगा।
नीचे वाले के लिए आर रहेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में आपने ध्यान देना है, ऊपर वाला 1 2 3 1 2 3 आर आएगा, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है एस में। साइक्लोपैराफिन में ध्यान देना है, नीचे वाले का तो एज इट इज़ जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एज इट इज़ आपने वही लिखना है, लेकिन ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जो आपको देखने को मिल रहा है उसका अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पर आर आ रहा है तो आंसर एस होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखना है आपने, लोअर में तो एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ मीन्स आर है तो आर, एस है तो एस। बट अपर रिंग जो है, लोअर रिंग के लिए ये बात हो रही है, अगर अपर रिंग की बात की जाएगी तो अपर रिंग में आर आएगा तो एस लिखेंगे, एस आएगा तो आर लिखेंगे। इस चीज़ को नोट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे आगे। एंसा कंपाउंड हो गया हमारा, पैरासाइक्लोफेन हो गया है, एलीन हो गया है, स्पाइरो हो गया है, बाइफेनिल हो गया है। अब बात करते हैं हेलिकल कायरलिटी। हेलिकल कायरलिटी क्या होती है? व्हाट इज हेलिकल कायरलिटी? हेलिकल कायरलिटी क्या होती है आखिर? हेलिकल कायरलिटी, हेलिकल हेलिकल कायरलिटी में हम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एम एंड पी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? एम एंड पी लिखते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जो हाँ, जिसको हम अभी तक एस लिख रहे थे उसको हमने एम लिखना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को हमने एम लिखना है, और जिसको अभी तक हम आर लिख रहे थे यानी कि क्लॉकवाइज, उसको आपने पी लिखना है, ठीक है। अब एम और पी कहाँ पर यूज होते हैं? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो हम आर एंड एस यूज़ करते हैं, तो एम और पी कहाँ से आए? तो एम और पी होते हैं हमारे हेलिकल कायरलिटी में, हेलिकल कंपाउंड्स के लिए यूज होती है, जो कि इस तरीके से होते हैं। ये आगे की तरफ है, ठीक है। ये आगे की तरफ है। ये आगे की तरफ। तो यहाँ पे होता है क्या है, ये आगे से पीछे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, और आपने जो हमेशा जो आपकी रिंग चलेगी वो आगे से पीछे की तरफ चलेगी। तो आगे से पीछे की तरफ देखो कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? एम कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एम और पी वर्ड यूज होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड माइनस एंड प्लस, ठीक है। पी माइनस एन प्लस, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया है ऊपर के लिए, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन एम आया है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे चेक करना है? जो वेज साइड है, वेज साइड से डैश की साइड मूव करना है, और देखना है कि क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और पी और एम सिर्फ इस तरीके के कंपाउंड के लिए ही यूज़ करेंगे। बाकी जो भी कंपाउंड होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर एंड एस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो पी एन एम नॉमेनक्लेचर आप भी आपको समझ आ गया होगा। एक पी वाला भी देख लेते हैं। पी वाले में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब की बारी जो अपर वाला साइड होगा वो आपको दूसरी साइड देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से ऊपर रिंग नहीं बनाई, रिंग बना लेना, ठीक है। अब ये जो है ये डैश है। हमने क्या करना है, कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करना है? हमने मूव करना है वेज टू डैश। हम मूव करेंगे वेज टू डैश, और वेज टू डैश मूव करेंगे तो हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है, और जो हमारा वेज टू डैश मूव करने में डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए हम लिखेंगे पी, ठीक है। किसमें? हेलिकल कंपाउंड्स में। तो हेलिकल कंपाउंड में क्लॉकवाइज होगा तो पी लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एम लिखेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि क्या है?
अगर आपका इस तरीके से कंपाउंड है OH H, दिस इज OH, यहाँ पर OH H OH एंड H। देखो कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे इसका RS निकालेंगे तो इसका तो हम निकाल लेंगे, इसके लिए तो हमारा आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए हमारा आ जाएगा S। निकाल के देख लेना, ये 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, 1 2 3 जो है हमारा S पे जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के लिए निकालेंगे तो इसके लिए आएगा R, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए निकालने जाऊँ तो इसके लिए जब आप निकालेंगे तो आपको क्या पाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों साइड जो है ग्रुप सेम है। तो दोनों साइड ग्रुप सेम होते हैं बट डिफरेंस होता है कॉन्फ़िगरेशन का, डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन का है। देखो एक साइड S, ये वाला जो कार्बन है S है, दूसरी साइड जो ये वाला जो कार्बन है वो R है, ठीक है। दोनों साइड ग्रुप सेम है लेकिन दोनों साइड जो ग्रुप्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो इस केस में भी ये जो कार्बन है इसके लिए आप RS दिखा सकते हैं, ले बट इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो R है वो स्मॉल r लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल r कब यूज होता है, जब स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर है। देखो ये परफेक्ट एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, ये जो होगा दिस इट विल नॉट अ परफेक्ट एसिमेट्रिक सेंटर। क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट एसिमेट्रिक सेंटर होने के लिए इसके जो दोनों साइड के ग्रुप है ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए लेकिन सेम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, एसिमेट्रिक सेंटर है, स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, जो कि किसकी वजह से है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। तो स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r एंड स्मॉल s से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना इसका कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल r रहेगा। स्मॉल r क्यों लिखा हमने, स्मॉल r हमने इसलिए लिखा है ताकि 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 हाँ, स्मॉल r हमने इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर दिखाया जा सके कि जो एसिमेट्रिक सेंटर है ये परफेक्ट एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर r और s नहीं होता, दोनों आर आर ही होते या दोनों ऐसे ऐसे ही होते, तो इस केस में तो फिर एसिमेट्रिक सेंटर आता ही नहीं। ना स्मॉल r कैपिटल R आते हैं और नहीं ना तो स्मॉल r एंड s आते, ना कैपिटल R एंड s आते, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे और टॉपिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।